हेलो गाइज, आप लोग का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल टॉपर सीट पर। तो सबसे पहले जो लोग बच्चे जो हैं आ चुके हैं लाइव, वो सभी लोग जल्दी से हेलो लिख दें, हाय लिख दें नीचे, ताकि मुझे लग जाए कि मेरे जो व्यूअर्स हैं वो सभी लोग आ चुके हैं। जल्दी से हाय हेलो लिख दीजिए सभी लोग। और सभी को मैं 30 सेकंड का समय देता हूँ। सबसे पहले आप अपनी जो इस वीडियो को है सभी ग्रुप में आप शेयर कर दीजिए, ताकि सारे बच्चे जुड़ जाएँ। कुछ लोग अभी सो रहे होंगे तो उनको जगाइए जल्दी से कि उठिए, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो आ चुके हैं आप लोगों के पास। तो जल्दी से सभी लोगों को शेयर कर दीजिए जो बच्चे आए हैं। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। सभी लोग 30 सेकंड का समय लीजिए और जल्दी से शेयर करिए। फिर हम लोग बढ़ते हैं अपने जो आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनकी तरफ हम लोग बढ़ेंगे, क्योंकि बहुत टॉप क्लास के क्वेश्चंस आज हैं। आप लोग तुरंत टाइप करिए कौन से आंसर सही है। सभी को मैं यहाँ पर 10-10 सेकंड का समय दूंगा, सभी लोग टाइप कर दीजिए। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने शेयर कर दिया होगा, और जिन्होंने नहीं किया जल्दी से कर दो। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो सभी लोगों को ऑल द बेस्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रांजिस्टर के बनने में किन दो मूल तत्वों का प्रयोग होता है? बोरान एवं एल्यूमिनियम का, सिलिकॉन एवं जर्मेनियम का, इंडियम और टंगस्टन का, या नियोबियम और कोलंबियम का। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, इसीलिए क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, तो जो ट्रांजिस्टर होता है इसके बनने में किन दो मूल तत्वों का प्रयोग होता है? बहुत बढ़िया। सभी लोग तुरंत टाइप करें, इसका आंसर जरूर टाइप करें। और एक काम क्या करिए, किस टाइप का आपको करना है। जैसे आप पहले का आंसर दे रहे हो तो आप 1B ऐसे करके जो है टाइप किया करिए। अगर आप दूसरे का देंगे, दूसरे का जो सही होगा तो 2A करके, तीसरे का देंगे तो 3A, इस टाइप के करोगे तो पता लगेगा कि हाँ आप किस वाले क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो। नहीं तो कभी कभी क्या होता है कि आप दूसरे का जवाब दे रहे होते हो, ठीक है, और मैं क्वेश्चन तीसरा करा रहा हूं, तो उसमें कंफ्यूजन हो जाती है। बहुत बढ़िया। चलिए, तो आप लोग कर लिया करिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी वाला, यानी कि ट्रांजिस्टर के बनने में किन दो मूल तत्वों का उपयोग होता है? तो सिलिकॉन एवं जर्मेनियम है। ये बीएड के अलावा भी बहुत सारे पेपर में आ चुका है। प्रीवियस ईयर बीएड के अलावा भी बहुत सारे पेपर में आया है। चलिए, बहुत बढ़िया। सभी लोग जो जुड़ते जा रहे हो वीडियो को लाइक कर दीजिए। सबसे पहले आप लोग जो लोग जुड़ रहे हो लाइक कर दीजिए, और एक बार शेयर जरूर कर दीजिए अपने फ्रेंड लोगों को, ये ताकि सभी बच्चों को मिल जाए क्वेश्चन। अगला जो है, गैर चिपकाने वाला रसोई के बर्तनों पर इसकी परत होती है। गैर चिपकाने वाले रसोई के बर्तनों पर किसकी जो है परत होती है? आपने देखा होगा, जो आप लोग क्या बोलते हैं उसको, नॉन स्टिक क्या बोलते हैं, हाँ जो भी है अपना, तो उस हिसाब से देख लीजिए इसमें किसका प्रयोग किया जाता है। तो टेफ्लॉन जो है इसका प्रयोग किया जाता है। जो गैर चिपकने वाले रसोई के बर्तन होते हैं इस पर इनकी जो है परत चढ़ाई जाती है। समझ में आ गई बात? और ये चीज याद रखना है, टेफ्लॉन इसको बोलते हैं। बहुत बढ़िया। तो जिनके आंसर आ चुके हैं और क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो लाइक मार दीजिए एक सबसे पहले जल्दी से। बहुत बढ़िया। पहले महायुद्ध के किस वर्ष जर्मनी ने रूस और फ्रांस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की थी? पहले महायुद्ध के किस वर्ष? चलिए, तो मैं सबसे पहले आपको थोड़ा हिंट दूंगा एक क्वेश्चन में। जो भैया महायुद्ध कहा जाता है इसी को विश्व युद्ध कहा जाता है। यानी कि प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है इसमें। जो महायुद्ध है इसी को विश्व युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। और ये क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज ऐसे ही आया था, जिसमें पहले महायुद्ध के बारे में चर्चा की गई थी, उसमें विश्व युद्ध की चर्चा नहीं की गई थी। तो बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गए थे। तो पहले महायुद्ध के किस वर्ष जर्मनी ने रूस और फ्रांस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की थी? तो आप सबको पता है कि जो पहला विश्व युद्ध हुआ था वो 1914 से लेकर के 1918 के बीच में हुआ था। आप सबको पता होगा 1914 से लेकर के 1918 के बीच में। मैं इसमें थोड़ा सा फैक्ट्स भी जोड़ने की कोशिश करूंगा। यहां पर 3 महाद्वीपों ने इसमें जो है लड़ाइयां लड़ी थी। उसमें से आपकी एक एशिया थी, एक अफ्रीका थी, और एक जो है आप लोगों की थी, एशिया हो गई, अफ्रीका हो गई, और एक नाम आपको और याद रखना है, और वो याद रखना है यूरोप का। यानी यही 3 महाद्वीप थे जो पहले, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कौन कौन से महाद्वीप थे जो प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिए थे। तो एशिया याद रखना है, अफ्रीका याद रखना है, और यूरोप याद रखना है। ठीक है। चलिए, इसमें अगर हम बात करें तो 1914 से 1918 तक ये युद्ध चला था। बहुत बढ़िया। चलिए आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। भारत की इंटीग्रेटेड मिसाइल विकास योजना किस साल डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की अध्यक्षता में प्रारंभ हुई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आप सबको पता है कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बहुत बड़ी हस्ती हैं, मतलब हस्ती हैं और थे भी, ऐसी भी आप मान सकते हो। ठीक है। उनका नाम जब भी लिया जाता है तो एक बार जो है फक्र से सभी का सर ऊंचा हो जाता है। बहुत बड़ी हस्ती थी। चलिए, अगर हम इनकी बात करें तो कब इनकी अध्यक्षता में जो है इंटीग्रेटेड मिसाइल विकास योजना शुरू हुई थी? चलिए, बहुत बढ़िया।
1982 से 83 में इनकी अध्यक्षता में इंटीग्रेटेड मिसाइल विकास योजना शुरू हुई थी। देखो पीडीएफ के लिए मैं फिर से बता दूं भैया आप सबको, पीडीएफ आपको नीचे एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहां पर आप जाकर टेलीग्राम ग्रुप पर जैसे ही जुड़ जाएंगे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन क्लास खत्म होने के बाद ही पीडीएफ मिलेगी। अब क्लास शुरू होते ही आप लोग पीडीएफ मांगोगे तो नहीं दे पाएंगे, क्योंकि क्लास खत्म होने के कम से कम आधे से 1 घंटा लगती है, उसके बाद पीडीएफ बनकर आपके नीचे वहां पर पहुंच जाती है, ठीक है। तो आप परेशान न होइए, मिल जाती है पीडीएफ, हर एक क्लास की पीडीएफ उसी दिन मिलती है। ये नहीं कि 2 दिन 3 दिन बाद में दूं, ऐसा कुछ नहीं है। जो क्लास जितने टाइम है, अगर ये आपकी क्लास देख लोगे उसके आधे घंटे बाद आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। जो लोग टेलीग्राम पर ग्रुप में नहीं जुड़े हैं जल्दी से जाकर जुड़ सकते हैं। बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ें, बटरफ्लाई शब्द किस खेल से संबंधित है? कबड्डी से संबंधित है, तैराकी से संबंधित है, मुक्केबाजी से या कुश्ती से? जितने भी क्वेश्चन हम लिए हैं सारे के सारे प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए क्वेश्चन हैं, बताइए। चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तैराकी। जो बटरफ्लाई शब्द है ये तैराकी से संबंधित है। सभी लोग शेयर कर दीजिए ताकि सारे बच्चे जुड़ जाएं। अभी आप लोग शेयर तो कर नहीं रहे हो, ठीक है। क्वेश्चन के लिए 1 मिनट का 1 सेकंड के लिए आप रुक जाइए, लेकिन आप कम से कम जो है आप दूसरों को शेयर भी कर दीजिए। और जो लोग लेट जुड़े हो, अगर पीछे के क्वेश्चन नहीं देख पाए हो तो आप वीडियो को पीछे बैक कर भी देख सकते हो, ठीक है। बस आपको जो आंसर देना है वो आपको इस टाइप के देना है कि अगर आप 6वें का आंसर दे रहे हो तो 6 करके और जो ऑप्शन सही हो वो आप आंसर दो, ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए, बहुत बढ़िया। तो भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन संसद के दोनों सदनों को या किसी एक सदन को स्थगित कर सकता है? बताइए। आप सबको पता है कि जो संसद होते हैं इसमें 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा होता है और एक राज्यसभा होता है। जिसमें जो राज्यसभा होता है ये उच्च सदन होता है और लोकसभा आपका निम्न सदन होता है। तो कौन ऐसा है इसमें से जो या तो दोनों सदनों को स्थगित कर सकता है या किसी एक को भी स्थगित कर सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। जो राष्ट्रपति है ये भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी सदन को ये स्थगित कर सकता है और ये बुला भी सकता है, यानी सदनों को ये बुलाता भी है, आहूत भी करता है। चलिए, अकबर के शासनकाल में टोडरमल किससे संबंधित था? संगीत से, साहित्य से, भू राजस्व सुधार से या कानून से? आपको पता है कि जो अकबर था, अकबर के दरबार में 9 रत्न थे। अब जरा आप मुझे कमेंट कर ये बताइए, तुरंत टाइप करिए कि अकबर के अलावा कौन सा ऐसा शासक था जिसके भी दरबार में 9 रत्न थे? यानी अकबर के दरबार में तो 9 रत्न थे, कौन सा ऐसा शासक था जिसके दरबार में भी 9 रत्न थे? तो अगर मैं यहां पर बात करूं, अकबर के शासनकाल में जो टोडरमल था ये इनका वित्त मंत्री था। अगर मैं टोडरमल की बात करूं तो इनका ये वित्त मंत्री था। तो वित्त मंत्री तो ऑप्शन में आया नहीं, यानी कि भू राजस्व सुधार आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा भू राजस्व सुधार। बहुत बढ़िया। अंग्रेजों ने निम्न में से कौन सा किला पहले बनवाया था? फोर्ट विलियम, फोर्ट सेंट जॉर्ज, जॉन हार्वर्ड और फोर्ट सेंट डेविड। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपके प्रीवियस ईयर पेपर में भी आ चुका है। और जो केबीसी होता है, केबीसी कौन बनेगा करोड़पति में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। अगर मैं आपको बता दूं तो अंग्रेजों ने निम्न में से कौन सा किला पहले बनवाया है? चलिए, बहुत बढ़िया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्ट विलियम। इनमें से सबसे पहला किला ये हम बताएं कि अंग्रेजों ने वो फोर्ट विलियम बनवाया था। और ये पूछ लिया जाए कहां पर ये स्थित है, तो ये कलकत्ता में स्थित है। और किस नदी के किनारे स्थित है? तो कलकत्ता में एक ही फेमस नदी है और उसका नाम है हुगली। हुगली नदी के किनारे ये स्थित है। चाणक्य और किस नाम से भी जाने जाते थे? अगर आपको पता हो तो इनके 3 नाम मैंने कल वाली ही क्लास में करवाया था। अगर आपको पता हो तो मैंने कल ही आपको चाणक्य के 3 नाम लिखवाए थे। तो जिन्होंने नहीं किया है प्रीवियस क्लास, उनको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, जाकर उसको भी देख सकते हैं। समुद्रगुप्त, अमर सिंह, कुमार गुप्त या विष्णुगुप्त? बताइए। चलिए, तो इसमें अगर मैं बात करूं आपको तो विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त जो है चाणक्य के और भी नाम है। तो चाणक्य के जो 3 नाम है उसमें एक विष्णुगुप्त हो जाता है, एक कौटिल्य हो जाता है और एक चाणक्य हो जाता है, यानी इनके 3 नाम हैं, ठीक है। बाकी अगर मैं समुद्रगुप्त की बात करता हूं तो इन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ठीक है। इनको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और अगर हम बात करें कुमार गुप्त को, तो इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कराई थी। तो 2-3 क्वेश्चन यहां से आपके क्लियर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। अगर पसंद आ रहा है तो लाइक कर दो भाई, जल्दी से कर दो। निम्न में से किस संस्था की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी? इसमें एक सही कर लीजिएगा।
इसमें ऐसा होना चाहिए था कि निम्न में से किस संस्था की स्थापना महात्मा गांधी ने नहीं की थी? बताइए, निम्न में से किस संस्था की स्थापना महात्मा गांधी ने नहीं की थी? ये आपका होना चाहिए क्वेश्चन। तो बताइए, इनमें 4 में से 3 की जो है संस्था की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी, एक की नहीं की थी, वही आपको बताना है। चलिए बता दीजिए। बहुत बढ़िया, थोड़ा शेयर कर दीजिए सभी लोग। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विश्व भारती। जो विश्व भारती संस्था है, इसकी स्थापना महात्मा गांधी ने नहीं की थी, इसकी जो है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने की थी इसकी स्थापना, विश्व भारती की। बाकी फिनिक्स आश्रम, साबरमती आश्रम और सेवाग्राम आश्रम, इन 3 संस्था की स्थापना महात्मा गांधी जी ने की थी। चलिए, भारत की अत्यंत पुरानी तेल रिफाइनरी कहां स्थित है? चलिए बता दीजिए। डिगबोई असम, हल्दिया कोलकाता के करीब, कोयली वडोदरा के करीब, या नूनामती असम। भारत की अत्यंत पुरानी जो तेल रिफाइनरी है वो कहां स्थित है? ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, कई बार क्वेश्चन आ चुका है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डिगबोई असम। जो सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी है वो डिगबोई असम में है। और अगर ये पूछ लिया जाए किस ईयर में इसकी स्थापना हुई थी, तो 1901 में इसकी स्थापना हुई थी, क्योंकि जो चीज सबसे पुरानी होती है उसकी ईयर भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे की तरफ अगर हम बढ़ें कि साबुन का सोडियम लवण क्या होता है? साबुन का सोडियम लवण क्या होता है? यानी साबुन में जो सोडियम लवण होता है उसका क्या नाम है? एमिल अल्कोहल, पिक्रिक अम्ल, स्टेरिक अम्ल, या कार्बोलिक अम्ल? बताइए सभी लोग, इंपॉर्टेंट है, आपको घबराना नहीं है, सारी क्लासेस चलेंगी यहाँ पर, बीएड से रिलेटेड जितनी भी क्लासेस है सब कुछ चलेगी। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्टीयरिक अम्ल। जो साबुन का जो सोडियम लवण होता है उसको स्टीयरिक अम्ल के नाम से भी हम लोग जानते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। पसंद आ रहा तो लाइक मार दीजिए, नहीं पसंद आ रहा तो कोई बात नहीं। घंटा धातु किनकी मिश्र धातु है? निकेल और तांबा, जस्ता और तांबा, पीतल और निकेल, या टिन और तांबा? बताइए सभी लोग, घंटा धातु किनकी मिश्र धातु है? निकेल और तांबा, जस्ता और तांबा, पीतल और निकेल, टिन और तांबा? देखो, अगर आप कहोगे तो मैं मिक्सचर का आपको एक ट्रिक बता दूंगा। अगर आप कमेंट लिखो कि सर मुझे मिक्सचर का जो है मुझे ट्रिक चाहिए कि किस किस चीज में कौन कौन सी चीजें मिक्सर है, तो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन अगर मैं बात करूं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टिन और तांबा। और इसकी सिर्फ ट्रिक होती है काटी, सिर्फ काटी से आप याद रखोगे। का से हो जाएगा कॉपर, और कॉपर माने तांबा होता है, और टी से हो जाएगा टिन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा टिन और तांबा। अगर आप कमेंट करोगे कि हाँ सर मुझे इसकी अलग से वीडियो चाहिए, तो मैं आपके लिए वीडियो ले आऊंगा। चलिए, किस राज्य में वेलुथम्पी ने अंग्रेजों से बगावत का नेतृत्व किया? बताइए सभी लोग, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। किस राज्य में वेलुथम्पी ने अंग्रेजों से बगावत का नेतृत्व किया? चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा त्रावणकोर, केरल। ठीक है, इसी में वेलुथम्पी ने अंग्रेजों से बगावत का नेतृत्व किया था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट हुआ है एग्जाम में ये। भारत की पहली जनगणना के समय भारत के वायसराय कौन थे? चलिए बताइए, भारत की पहली जनगणना के समय भारत के वायसराय कौन थे? चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जल्दी जल्दी टाइप कर दीजिए सभी लोग। और इसके लिए आपके पास एक होमवर्क भी है, होमवर्क नहीं, कमेंट करिए कि भारत की पहली जनगणना कब हुई थी, ये आप मुझे तुरंत बता दीजिए। तुरंत आप टाइप करिए इसको कि भारत की पहली जनगणना कब हुई थी। जल्दी से टाइप करिए, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। तुरंत आप टाइप करिए कि कब हुई थी। और इसका राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो लॉर्ड मेयो, जब भारत की पहली जनगणना हुई थी तो उस टाइम पर जो भारत के वायसराय थे वो लॉर्ड मेयो थे। आपको टाइप करना कब हुई थी पहली जनगणना, जल्दी से बताइए सभी लोग। अंग्रेजी भारत के सर्वोच्च न्यायालय किसके तहत स्थापित किया गया? अंग्रेजी भारत के सर्वोच्च न्यायालय किसके तहत स्थापित किया गया?
द चार्टर एक्ट ऑफ 1813, द चार्टर एक्ट ऑफ 1833, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 और पिट्स इंडिया एक्ट 1784। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। बीएड तो छोड़ दीजिए, हर एक एग्जाम में आता है क्वेश्चन, चाहे एसएससी क्वेश्चन हो चाहे यूपीएससी क्वेश्चन हो, सब में आता है ये। इसकी मैं 2-3 फैक्ट्स और बताऊंगा जो शायद आपको पहले से नहीं पता होंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो जो यहाँ पर अंग्रेजी भारत के सर्वोच्च न्यायालय जो हैं, ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत ये स्थापित किया गया था। और कहाँ पर स्थापित किया गया था, तो कलकत्ता में जो है ये स्थापित किया गया था। इसमें अगर मैं एक फैक्ट और बता दूं आपको, तो इसमें जब ये स्थापित हुआ था तो एक चीफ जस्टिस थे और प्लस 3 अन्य न्यायाधीश थे। क्लियर है? चलिए, बहुत बढ़िया। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे, ये भी बता दीजिए। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। आप सभी को पता है कि जो भारत छोड़ो आंदोलन था ये 1942 में शुरू हुआ था। इसी में महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा भी दिया था, और इस आंदोलन का नेतृत्व भी महात्मा गांधी जी ने ही किया था। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और इस समय भारत के जो वायसराय थे वो लॉर्ड वेवेल थे। क्लियर है? पीडीएफ के लिए मैं फिर बता दूं, पीडीएफ के लिए आपको बिल्कुल नहीं परेशान होना। जो लोग लेट जुड़े हैं उनको मैं बता दूं कि पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी जाएगी टेलीग्राम की। आप वहां पर जाकर अपने इस चैनल टॉपर्स इंड के टेलीग्राम ग्रुप पर आप जुड़ पाएंगे, और वहां पर आपको सारी क्लासेस जो है मिल जाया करेंगी, और पीडीएफ भी वहीं पर आपको मिलेगी। डेली क्लास की डेली पीडीएफ वहां मिल जाती है। कोई भी पीडीएफ जो है आज तक पेंडिंग में नहीं है, सारी पीडीएफ दी जा चुकी हैं, जितने भी क्लासेस हो चुकी हैं यहाँ पर। चलिए, तो बहुत अच्छा, आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चींटी में कौन सा अम्ल होता है? बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी से टाइप करिए। चींटी में कौन सा अम्ल होता है? ग्लूटारिक, सिट्रिक, एसिटिक या फार्मिक? बता दीजिए सभी लोग। फार्मिक थोड़ा सा सही कर लीजिएगा, फार्मिक। चलिए, तो इसमें जो चींटी होती है, जो लाल वाली चींटी होती है, उसमें एक ही पर अम्ल पाया जाता है और वो होता है फार्मिक एसिड। क्लियर है? फार्मिक एसिड पाया जाता है उसमें, याद रखिएगा सभी लोग। आगे की तरफ बढ़े, अगर आतिशबाजी में हरी ज्योति किसके कारण उत्पन्न होती है? ये एसएससी में भी क्वेश्चन आ चुका है, एनटीपीसी में जो हाल ही में एनटीपीसी का पेपर हो रहा है उसमें भी ये क्वेश्चन आ चुका है, और आपके बीएड के भी एंट्रेंस में क्वेश्चन में आ चुका है। तो काफी इंपॉर्टेंट बनता है ये क्वेश्चन। आपने देखा होगा जो आतिशबाजी होती है उसमें जो हरे कलर की जो ज्योति निकलती है वो किस चीज की होती है? बहुत बढ़िया। चलिए, तो वो आपकी होती है बेरियम की। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये। आतिशबाजी में जो हरी ज्योति होती है वो बेरियम की होती है। बहुत बढ़िया। अमेरिका के राष्ट्रपति रहे बराक ओबामा किस राजकीय पक्ष से संबंध रखते हैं? काफी इंपॉर्टेंट है, मुझे जरूर बताइएगा कि बराक ओबामा जो हैं ये किस पार्टी से चुनाव लड़ते थे या किस पार्टी के राजपक्ष थे। मुझे नहीं लगता है कोई ऐसा हो जो बराक ओबामा को न जानता हो। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डेमोक्रेटिक पार्टी। ठीक है, डेमोक्रेटिक पार्टी से ये लड़ते थे। बहुत बढ़िया। चलिए, मोनाजाइट किसका अयस्क है? बता दीजिए। टाइटेनियम, जिरकोनियम, लौह या थोरियम? मोनाजाइट किसका अयस्क है? बहुत बढ़िया। टाइटेनियम, जिरकोनियम, लौह या थोरियम? ये भी क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा थोरियम। जो मोनाजाइट है वो थोरियम का अयस्क है। बहुत बढ़िया। आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। संविधान सभा ने राष्ट्रगीत को किस दिन अंगीकार किया था? यानी जो आपका राष्ट्रगीत है वंदे मातरम, ठीक है, उसको किस दिन अंगीकार किया गया था या किस दिन उसको लिया गया था संविधान में? आप सबको पता है कि जो राष्ट्रगीत वंदे मातरम है इसको सबसे पहले 1896 ईस्वी में गाया गया था। ठीक है, लेकिन इसे संविधान ने कब अपनाया राष्ट्रगीत के रूप में? जल्दी बताइए। चलिए चलिए, टाइप करिए जल्दी से। आप लोग लापरवाही ना करें, क्वेश्चन का आंसर जरूर टाइप किया करें सभी लोग, और जरूर डाला करें कि कुछ क्वेश्चन नंबर का आप आंसर दे रहे हो। बहुत बढ़िया, सबके आंसर मैं देख रहा हूं, जल्दी से टाइप करिए। लापरवाही ना किया करिए, इतनी भी ठंडी नहीं कि आप टाइप नहीं कर सकते हो। पता है रजाई में बैठे हो सभी लोग, लेकिन टाइप जरूर किया करो।
चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 1950। संविधान सभा ने राष्ट्रगीत को 24 जनवरी 1950 को अंगीकार किया था। लेकिन अगर ये पूछा जाए सबसे पहले कब गाया गया था, तो 1896 ईस्वी में एक सबसे पहली बार गाया गया था। चलिए, त्रिपिटक किसका पवित्र ग्रंथ है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। त्रिपिटक बौद्ध का है, हिंदू का है, जैन का है या सिख का है? बहुत बढ़िया, बता दीजिए सभी लोग। बहुत बढ़िया। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बौद्ध हो जाएगा। जो त्रिपिटक था वो बौद्ध धर्म का जो है पवित्र ग्रंथ था। और त्रिपिटक जो है, कभी कभी पूछ लेते हैं जो त्रिपिटक होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो एक का नाम है विनय पिटक, एक का नाम है सुत्त पिटक और तीसरे का नाम है अभिधम्म। ठीक है, तीसरे का नाम है अभिधम्म। तीन आपको याद रखना है, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। ये तीन पिटक हैं, इनके नाम आपको याद रखने हैं। और अगर बात किया जाए जो त्रिपिटक है ये किस लैंग्वेज में लिखी है, भाषा अगर कभी कभी पूछ ले तो इसकी जो भाषा थी वो पाली थी, याद रखिएगा। चलिए, निम्न में से किसे रेड शर्ट्स कहा जाता था? चलिए, खुदाई खिदमतगार, आजाद हिंद फौज के सदस्य, रानी गोदिनाल्यू के नेतृत्व के लोग, या इनमें से कोई नहीं। निम्न में से किसे रेड शर्ट्स कहा जाता था? अब यहां पर रेड शर्ट्स लिखा और ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में आया भी था। मैं बता दूंगा रेड शर्ट्स को अगर मैं कहूं लाल कुर्ती, निम्न में से किसे लाल कुर्ती कहा जाता था? तो चलिए मैं इसका आंसर बता देता हूं। लाल कुर्ती जो रेड शर्ट्स है, या लाल कुर्ती या खुदाई खिदमतगार, ये तीनों के एक ही नाम है। मैं फिर से लिख देता हूं, लाल कुर्ती, रेड शर्ट्स और खुदाई खिदमतगार, ये तीनों के जो हैं एक ही नाम है। और अगर मैं इसमें एक चीज और ऐड करूं तो लाल कुर्ती आंदोलन के जो नेता थे वो थे खान अब्दुल गफ्फार खान। इनके भी नाम आपको याद रखना है, खान अब्दुल गफ्फार खान। ये एक ही नाम है ना, सोचो चार चार नाम है। खान अब्दुल गफ्फार खान थे। और अगर मैं बात करूं तो इन्हीं को सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता था। खान अब्दुल गफ्फार खान को ही सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खुदाई खिदमतगार को रेड शर्ट्स या लाल कुर्ती कहा जाता था। तीनों के एक ही नाम है। बहुत बढ़िया। टीपू सुल्तान किस राज्य के शासक थे? ये भी बता दीजिए। हैदराबाद के थे, मैसूर के थे, मदुरई के थे या विजयनगर के थे? बहुत बढ़िया। चलिए, तो अगर हम टीपू सुल्तान की बात करूं तो जो टीपू सुल्तान थे ये मैसूर के शासक थे। अगर मैं टीपू सुल्तान के पूरा नाम की अगर बात करूं, यानी टीपू सुल्तान का पूरा नाम क्या था, तो अगर आपके पास कॉपी पेन है तो आप लिख सकते हो, सुल्तान फतेह अली खान साहेब। फिर से बोल देता हूं, टीपू सुल्तान का पूरा नाम था सुल्तान फतेह अली खान साहेब। ये इनका पूरा नाम था, आप लिख लीजिएगा, सुल्तान फतेह अली खान साहेब। ये क्वेश्चन भी आ चुका है एग्जाम में। चलिए आगे, किसी ना किसी में क्लास में इसको भी ले आऊंगा, इनका पूरा नाम। कौन सा धूमकेतु हर 76 साल में एक बार दिखाई देता है? बहुत बढ़िया, बताइए कौन सा धूमकेतु हर 76 साल में एक बार दिखाई देता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन टाइप करिए जल्दी जल्दी, आंसर टाइप करिए सभी लोग। 26 का कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी जल्दी बताइए सभी लोग, जल्दी से। कौन सा धूमकेतु हर 76 साल में एक बार दिखाई देता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा हैली। जो हैली है ये 76 साल में एक बार दिखाई देता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। दिया सलाई की नोक पर कौन सा ज्वलनशील द्रव्य होता है? पीडीएफ के लिए मैं दोबारा बता देता हूं, जो पीडीएफ है, अगर जो बच्चे लेट ज्वाइन हुए हैं उनको मैं बता दूं, पीडीएफ के लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक दिया गया है। आप जैसे ही उसमें क्लिक करोगे आप अपने चैनल टॉपर्स इनके ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ जाओगे। वहां पर आपको सारी क्लासेस, सारी पीडीएफ सब बिल्कुल फ्री मिलेंगी। दिया सलाई की नोक पर कौन सा ज्वलनशील द्रव्य होता है? जो आपने माचिस देखा है उसकी जो आगे की तरफ जो नोक पर लगा होता है उसमें कौन सा द्रव्य होता है? चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फास्फोरस। और अगर पूछा जाए कौन सा फास्फोरस, तो आपका हो जाएगा रेड फास्फोरस। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। एक सामान्य मानव में अन्न को आंत के अंत तक पहुंचकर अवशोषण पूर्ण करने में कितना समय लगता है? ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। एक सामान्य मानव में अन्न को आंत के अंत तक पहुंचकर अवशोषण पूर्ण करने में कितना समय लगता है? यानी जो आप खाना खाते हो उसको डाइजेस्ट होने में कितना समय लगता है, ये इन्होंने कहा है। चलिए
बताइए, लगभग 8 घंटे लगते हैं, लगभग 12 घंटे, लगभग 16 घंटे या लगभग 18 घंटे? चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लगभग 8 घंटे। एक सामान्य मानव में अन्न को आंत के अंत तक पहुंचकर अवशोषण पूर्ण करने में लगभग 8 घंटे का समय लगता है। टेफ्लॉन एक है कीटनाशक है, दवाई है, बहुलक है या रंजक है? बता दीजिए। जो टेफ्लॉन है वो क्या है? एक कीटनाशक है, एक दवाई है, एक बहुलक है, एक रंजक है? बताइए। चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक बहुलक है। जो टेफ्लॉन है वो एक बहुलक है, डायरेक्टली याद रखना है, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आया था। किस अवयव से सबसे अधिक संख्या में, सॉरी इसको सही करिएगा सभी लोग, यहाँ पर संख्या लिखा है, यहाँ पर संख्या होना चाहिए। किस अवयव में सबसे अधिक संख्या में अवयव का निर्माण होता है? बताइए, किस अवयव से सबसे अधिक संख्या में अवयव का निर्माण होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन। ठीक है, कार्बन के अवयव से सबसे अधिक संख्या में अवयव का निर्माण होता है। बहुत बढ़िया। निम्न में से कौन सा राजा गौतम बुद्ध का मित्र था? प्रसेनजीत, बिंबिसार, शिशुपाल या अजातशत्रु? निम्न में से कौन सा राजा गौतम बुद्ध का मित्र था? चलिए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बिंबिसार। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है और कई बार ये क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है। जो गौतम बुद्ध थे उनका परम मित्र था बिंबिसार। ठीक है, और जो बिंबिसार की हम बात करें तो बिंबिसार जो है ये हर्यक वंश से संबंधित था। मैंने पिछली क्लास में इस पर क्वेश्चन भी करवाया था। हर्यक वंश को पितृहंता वंश के नाम से भी जाना जाता है। बहुत बढ़िया। चलिए, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क किस वर्ष अस्तित्व में आया? यानी ऐसी बात करें, सार्क की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बहुत बढ़िया, बताइए। सार्क की स्थापना किस वर्ष हुई थी, ये आपको बताना है। तो इसका अगर राइट आंसर की हम बात करें, जल्दी जल्दी टाइप करिए सभी लोग, लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी है, जल्दी से टाइप करिए इसका आंसर। चलिए, बहुत बढ़िया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1985। जो सार्क है उसकी स्थापना 1985 ईस्वी में की गई थी। बहुत बढ़िया। चलिए, और ये हमारा जो है लास्ट क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर नीचे जो है आपको मिल जाएगा, यहाँ पर अगर हम ऊपर की बात करें तो इस क्वेश्चन को तो हम अभी करेंगे थोड़ी देर में, लेकिन सबसे पहले मैं आपको समझा दूं। आंसर की आपको नीचे मिल जाएगा, पूरी आंसर की आपको मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। आप जैसे ही आप इस PDF को डाउनलोड करेंगे आपको हर एक चीज़ की आंसर शीट मिल जाएगी टॉप% चैनल पर। चित्रकूट बांध किस नदी पर स्थित है, आप बताइए आप। लेकिन चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लिया करिए ताकि आपको डेली आपको यहाँ पर क्लासेस मिल सकें और आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें। आपको टॉपिक वाइज भी क्लास कराई जाएंगी, बस थोड़ा सा इस टाइम पर थोड़ा नेट इश्यू है तो इसलिए थोड़ी दिक्कत आ रही है, बाकी सारी क्लासेस आपको कराई जाएंगी। चित्रकूट बांध किस नदी पर स्थित है? इब, इंद्रावती, शिवनाथ या जोंक? बहुत बढ़िया। तो जो आपका चित्रकूट बांध है वो आपकी इंद्रावती नदी पर स्थित है। बहुत बढ़िया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे लगे होंगे। तो अगर क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हैं तो आप लाइक जरूर मार दीजिए और जाते जाते अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। अगर अभी तक आपने शेयर नहीं किया है तो अपने जो दो ग्रुप में कम से कम आप इसको शेयर कर दीजिए ताकि कोई दिक्कत ना हो, आप दूसरे लोगों का भी भला हो जाए। जग भला तो आप भला वाला यार, प्रणाली अपनाओ। जल्दी से शेयर मार दो, एक मार दो। अगर अच्छा लगा हो तो मार दो, नहीं अच्छा लगा तो कोई दिक्कत नहीं है, और लाइक तो जरूर कर दीजिए। तो मिलते हैं हम लोग अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।